जी लास्ट वाला पुश नहीं किया, वो लैपटॉप किसी और का था ना लैपटॉप, तो वो ऐसे हुआ कि नीचे अब 55-65 लैपटॉप्स है, उसमें मैंने किसी रैंडम से उठा के कर दिया और मैंने उसमें रख दिया। अब पता ही नहीं लग रहा कौन सा वाला लैपटॉप है, और कोड उसमें पुश था, मतलब उसमें पड़ा हुआ तो उसको पुश करना है। आईडी भी खुली हुई है, लेकिन अभी मैं देख लूँगा और इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा यहाँ तक काम हो गया। मैं आज कॉलबैक्स वगैरह कुछ देख लेते हैं, स्क्रिप्ट बना लेता हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे बस एडवांस जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें बाकी है, 2 क्लासों में वो ख़त्म, और अगली क्लास से इंशाल्लाह फिर रिएक्ट को देखते हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर जो चीज़ यूज़ होगी वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा बुक की तरफ, बुक तो नहीं है, अपने स्टूडेंट पोर्टल के हिसाब से चलेंगे। कोर्स प्रोग्रेस, अगर हम कोर्स प्रोग्रेस देखें, आप लोगों का एक क्विज़ भी रहता है जावास्क्रिप्ट 3, वो भी करना है हमने। अच्छा कॉलबैक फंक्शंस रहते हैं, इसको देखे थे कि कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं। जब अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े वो हम रेंडमली ऐसे ही कॉल कर रहे थे। मैंने कहा कॉल टेस्ट, बहुत ध्यान से देखें ना ये चीज़ें। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की वैल्यू रख दी console.log, और मैं करता हूँ टेस्ट, या कुछ भी रख देता हूँ, फंक्शन इज रनिंग। अब मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ टेस्ट, इन्वोक किया मैंने, इन्वोक होते ही मैं कॉपी पाथ करता हूँ तो इनका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। फंक्शन इज रनिंग। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो बिल्कुल ही सिंपल वही पुरानी कहानी है। अब फंक्शन हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, एक मैंने कहा था कि एसिंक, और एक कहा था सिंपल फंक्शन। ए सिंक्रोनस फंक्शन क्या था कि भाई अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने कुछ लोडेड चीज़ें मंगवानी हो तो वी यूज़ एसिंक फंक्शन। एसिंक फंक्शन के साथ क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा एसिंक, और यहाँ पर जो भी मैं फंक्शन में कुछ चीज़ें मंगवा रहा हूँ, वार कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा कि डेटा मंगवा रहा हूँ। अब डेटा लोड करेगा, किसी एपीआई से डेटा आ रहा है, या किसी बैकएंड के अंदर हमने कोई चीज़ मंगवाई है, या किसी भी गूगल के साथ कुछ चीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ वो मंगवा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या था, जो थोड़ा सा क्या ले, टाइम ले। फिर मैंने आपको कहा था कि सेट टाइम आउट इंटरवल भी क्या है, एक किस्म का एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये अब मैंने सिंपल फंक्शन बनाया, मैंने कहा फंक्शन इज रनिंग और सिंपल आ गया। अब मैं ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के लिए मैं सेट टाइम इंटरवल रख देता हूँ, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल रख देते हैं, सेट इंटरवल। अब इसके अंदर देखिए एक फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है, ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। इस फंक्शन का कोई नाम एनोनिमस फंक्शन है। अब इससे पहले मैं एक कंसोल लिख देता हूँ, मैंने कहा कंसोल, चले कंसोल हमारे पास ये है, फंक्शन इज रनिंग ये वाला। एक नीचे और लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जी जी, ये अब इसके अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ। एक ये सिंपल फंक्शन हुआ जिसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन। हम क्या कहते हैं, दिस इज प्योर फंक्शन। और ये वाला जो है ये कहते हैं एसिंक फंक्शन, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मैंने लिखा कि थर्ड कंसोल, यहाँ मैंने लिखा फंक्शन इज रनिंग, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ
फर्स्ट फंक्शन कंसोल। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक में लग रहा है, मैं देखता हूँ, साथ साथ मुझे बताते रहे। और यहाँ पे एक और फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग इनसाइड सेट इंटरवल फंक्शन। 3 फंक्शन बना दिए। अब आप देखेंगे जब मैं इसको कंसोल करूँगा तो क्या होगा, अब ये इनफाइनाइट चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई साइड टाइम आउट वगैरह नहीं दिया। तो इसको कम रोकने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको तो बंद ही कर दो, सही है। अब इसमें सेट टाइम इंटरवल मैंने दे दिया और ये एसिंग फंक्शन हुआ जिसके अंदर इनफाइनाइट क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। तो हमारे पास 3 किस्म के थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब सेट इंटरवल में हमारे पास ये है कि इसको मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाओ। 2 सेकंड मतलब ये 2000 मिली सेकेंड है। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। बात समझ आ गई। एक ऐसा फंक्शन, चले फिलहाल के लिए ये फंक्शन ही ख़त्म कर दो। मैंने एक कंसोल लगाया और कंसोल के अंदर मैंने वैल्यू दे दी। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर एक फंक्शन चलाया, फर्स्ट फंक्शन इनसाइड सेट इंटरवल फंक्शन और थर्ड फंक्शन। जब मैं इसको रीलोड करता हूँ आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ और चेंजेस करूँ तो ये क्या होगा, रिफ्रेश किया तो ये टाइम बाय टाइम क्या हो रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शन है ही नहीं, ये एसिंक्रोनस है नहीं। एसिंक्रोनस के लिए मैंने इसके अंदर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन जब मैं लिखूंगा तो ये फिर थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा। अगर इसके अंदर फंक्शन नहीं है तो मैं इसके अंदर टाइम आउट भी बता देता हूँ। सेट टाइम आउट क्या करेगा, अगर मैंने इसके अंदर ये लिख दिया इस कंसोल को, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब टाइम वो कह रहे कि कितना दे रहे हो, मैंने कहा कि 3000 मिली सेकेंड मीन्स के 3 सेकेंड। तो अब देखो पहला वाला चला, तीसरा वाला चला और ये 3 सेकेंड बाद चला। ये एसिंक्रोनस फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एसिंक्रोनस फंक्शन। इंटरवल वाला वो कि हमें कोई फंक्शन लगाना हो और उसको बहुत टाइम बाद हमने चलाना हो, तो इसको इंटरवल भी हम दे सकते हैं। और ये अगर सिंपल देखना हो इसकी मिसाल तो वो ये है कि ये हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन। और साइड टाइम आउट भी क्या होता है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है। सेट टाइम आउट के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन बना और उसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब जो फंक्शन हम बना रहे हैं वो हमारे पास एसिंक्रोनस नहीं होगा और ना प्योर होगा, बल्कि वो इसके अंदर कुछ चीज़ इजाफी आएगी। क्या होगी, मैंने कहा फंक्शन और मैं यूज़र का नाम देखना चाह रहा हूँ, यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है। अब यूज़र नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी चीज़ें जाती है, आप जो नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पुराने फंक्शन में देखा था कि अगर इसको मैं कॉल करूं यूज़र नेम तो इसके अंदर क्या जाएगा, नेम जाएगा कि मैं क्या देने वाला हूं। अब ये ऐसा नहीं होगा। कॉलबैक का मतलब ये है कि आप एक फंक्शन बनाओ, जैसे कि मैंने बनाया नेम, मेरा नेम हो सकता है, और साथ ही साथ एक क्या होगा, कॉलबैक। इसका नाम ही मैंने कॉलबैक रख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इसको देखने के। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरा नाम आएगा, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सही है। मैंने कहा कि नेम इज़ और इसको कोमा लगा के मैंने नेम कर दिया। जो भी मैं यहाँ पर अब नाम दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे ये दिख जाएगा मुझे। ये कॉलबैक क्या चीज़ हो गई इजाफी। कॉलबैक ये बोलेगा कि भाई आप यहाँ पर इसको कॉल कर दो, कॉलबैक कर दो। एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर में एक और फंक्शन दे दिया डेट इज कॉल्ड कॉलबैक।
एक फंक्शन के पेरीमीटर में अगर आप कोई दूसरा फंक्शन देते हो तो डेट इज कॉल्ड कॉलबैक फंक्शन। ये कॉलबैक फंक्शन अब एसिंक्रोनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये टाइम लेगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ही क्या होगा, ये कॉलबैक वाला चल जाएगा। अब कॉलबैक फंक्शन मैंने बनाया नहीं, सिर्फ मैंने इसके पेरीमीटर में दे दिया, मैंने सिर्फ पेरीमीटर में दे दिया। कॉलबैक को बनाने के लिए कॉलबैक फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने बनाया फंक्शन, मैंने कहा से हेलो, ये अब वो कॉलबैक फंक्शन बना रहा हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ? वो कॉलबैक फंक्शन बना रहा हूँ। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग हाउ आर यू। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, इसको कॉल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉल कर दिया लेकिन पैरामीटर और आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्या बोलेगा? नेम इज नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड, कुछ आया नहीं है। कह रहे कि आर्ग्यूमेंट में कुछ आया नहीं। मैंने कहा ले लो, आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा? मेरा नाम क्या है? अली। सही है। जब मैंने इसको दे दिया अली, मैंने कहा जब भी अली चल जाए, जब भी अली चल जाए तो उसके बाद एक पेरीमीटर में और एक फंक्शन उसको भी चला दो। वो क्या है? कॉलबैक। अब कॉलबैक कौन सा फंक्शन मैंने बनाया? हेलो वाला। जब ये एक फंक्शन चल जाए उसके अंदर ही क्या हो जाए, पेरीमीटर पर एक और फंक्शन दे दिया। जैसे कि मैंने सिंपल फंक्शन में पेरीमीटर में दो चीज़ें दी थी, नेम और एज। नेम और, तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें दे देता, नेम दे देता और यहाँ पर एज देता, इस तरह। अब उस एज की जगह मैंने कॉलबैक फंक्शन कॉल किए। कॉलबैक फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने फंक्शन बनाया से हेलो। मैंने सिंपल जाके इसको कॉपी किया और यहाँ पर इस पर पेस्ट कर दिया कि दो चीज़ें हमारे पास आएगी। एक हमारे पास वो पेरीमीटर आर्ग्यूमेंट जो कि ऊपर मैंने बताया है, वो ये रहा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा डायरेक्ट। एक हमारे पास कॉलबैक जाएगा। कॉलबैक के अंदर मतलब पेरीमीटर में एज की जगह मैंने कॉलबैक ही डिफाइन कर दिया कि एक और फंक्शन आएगा, फंक्शन के पेरीमीटर में एक और फंक्शन। तो ये क्या जी, नेस्टेड नहीं किया मैंने, इसको मैंने कॉल बैक कर लिया। मीन्स के ये कॉल बैक का मतलब ही क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉल बैक, एक मरतबा कॉल हुआ उसके बाद पेरीमीटर में जो होगा वो दोबारा बैक पे दोबारा कॉल हो जाएगा। फंक्शन में फंक्शन बन गया, फंक्शन के पेरीमीटर में फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन के पेरीमीटर में मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। ये देखो, ये मैंने कॉल किया, ये देखो मैंने एक फंक्शन कॉल किया फंक्शन के अंदर। अब ये कहाँ से आएगा, उसको मैंने पेरीमीटर में दे दिया, ये रहा कॉल बैक। अब ये कॉल बैक होगा कौन सा फंक्शन, इस पर करना क्या है, वो मैंने बताया कि इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है जो कि इसको तब चलाओ जब आपको ये पेरीमीटर में कॉल बैक मिल जाए। हाँ रेफरेंस है, इन्वोक हो गया ना, इसलिए तो इसको कॉल कर रहे, कॉल बैक, कॉल बैक। अब मैंने जब ये चलाया, अब आप देखेंगे जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बोलेगा नेम इज अली। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद फौरन ही कॉल बैक चला। अब कॉल बैक भी एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन, वो फंक्शन कौन सा हो सकता है, वो आप बोलोगे ये वाला हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने पेरीमीटर नाम क्या दे दिया, कॉल बैक ना, तो इसलिए आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। अब करते एक ऐसा फंक्शन जो कि कॉल बैक का यूज़ केस है, कहाँ यूज़ करना है भाई, कॉल बैक को यूज़ कहाँ करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सबमिशन कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, मैंने कहा फंक्शन, और मैंने कहा कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैथ्स। मैथ्स के अंदर अब क्या क्या है, एक फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू होगी, दूसरा फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू होगी, तीसरा जो फंक्शन होगा ना, तीसरा वो कॉल बैक होगा, वो क्या होगा। अब ये कह रहे कि कॉल बैक फंक्शन कौन सा वाला होगा, मैंने कहा कॉल बैक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आप ABCD का नाम दे दें, आप कुछ भी दे दें, आप रिजल्ट दे दें, आप क्या दे दें। जैसे ये फंक्शन बना, मैंने कहा सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर ही इस रिजल्ट को कॉल कर दो, इसको क्या कर दो, क्योंकि ये पेरीमीटर इसको मिलेगा ही नहीं, AB क्या है इसको अभी हम बना देंगे। तो मैंने कहा इसको आप ऐसे कर लो कि इसको यहीं पर ही कॉल कर दो, रिजल्ट
अब रिजल्ट के अंदर क्या क्या चलेगा, मैंने कहा पहला वाला फंक्शन चलेगा, कोमा, और दूसरा वाला फंक्शन चलेगा। दो फंक्शन बना दिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आप रिजल्ट में कॉल बैक कर रहे हो कि जब आपके एक फंक्शन चलेगा तो बैक पे दो फंक्शन और चलेंगे, वो कौन कौन से? तो मैं इसको बता देता हूँ। मैंने कहा दो फंक्शन मैं बना रहा हूँ। पहला वाला बना रहा हूँ फंक्शन ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ ऐड। मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड के अंदर दो वैल्यू जा सकती है, एक्स और एक्स और वाई। ये फंक्शन की स्पेलिंग, एक हमारे पास आएगा एक्स और एक हमारे पास आएगा वाई। अब इसके साथ करना क्या है, जैसे हम सिंपल कर रहे थे, बाय रिटर्न कर दो ए और सॉरी एक्स और वाई, बस ये एक फंक्शन हो गया। फिर वो कह रहे कि भाई इसी तरह मैंने दो फंक्शन, एक फंक्शन और बनाना है जो कि हो सकता है मल्टीप्लाई का हो या माइनस का हो। मैंने कहा वो होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए भी दो चीज़ें चाहिए। जब ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करो, इसको इसके बीच में क्या कर दो, स्टेरिक लगा दो। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को क्या करना है? कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंसोल, ये इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दो, कोई इशू तो नहीं होगा, ये तंग कर रहे हैं ना बार बार। ये फंक्शन हुआ। फंक्शन के अंदर मैं नीचे आया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, इसको अब कॉल कर दो। मेन फंक्शन हमारा कौन सा है? ऐड। और मेन फंक्शन हमारा कौन सा? ऐड। इसमें मैं क्या, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कहा मैथ से एक फंक्शन है, इसको कॉल कर दो। कॉल करने के अंदर इसके अंदर दो चीज़ें जा रही है, दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक ए और उस ए और बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्स और वाई में। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ और कोमा देके 3 लिख दूँ, तो ये क्या कर देगा इसको, 2 3 फंक्शन इसमें इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू इसने रख दी है। अब ये तो कॉल हो गया 2 3। इस 2 3 के साथ करना क्या है, वो मैंने कॉल बैक में दिया है। कहाँ दिया मैंने कहा कि जब ये फंक्शन चल जाए मैथ वाला जिसके अंदर 2 3 हो, तो इसी के बाद ही बैक पे एक फंक्शन चला दो। कौन सा वाला? या तो ऐड हो सकता है और या तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। मैंने कहा जो तीसरा वाला फंक्शन होगा वो क्या हो सकता है, ऐड वाला। इसको आप चला दो तो आप देखेंगे कि यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, मैथ इज नॉट डिफाइंड, मैथ से नोट अ मैथ से, ऐड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ऐड को मैंने कॉल नहीं किया, ऐड कॉल कर दो और मल्टीप्लाई। अच्छा मे भी कि इसमें अपने रिजल्ट्स को रखना होगा। डायरेक्ट मैं कंसोल चला रहा हूँ क्योंकि मैंने वेरिएबल में सेव नहीं किया। आप देखते रिजल्ट, रिटर्न नहीं हुई, रिटर्न एक्स वाई रिटर्न तो की है मैंने मैथ्स वालों की, ये ली ना। अच्छा रिटर्न नहीं, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन तो दे दिए 3। अच्छा ये मैंने एक जगह भी देखा था, गीक्स क्या है ये, कॉलबैक सेम इस तरह आता है, रिजल्ट ऐड और मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई चेक करूं, मल्टीप्लाई असल में ये डायरेक्ट मैं कंसोल में कर रहा हूं, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। आपने इसको वेरिएबल में बंद करना होगा। मल्टीप्लाई 36 पे ना, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट मैथ्स
मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइन, क्यों भाई? अगर इसको फंक्शन दे दो कॉपी, स्पेलिंग सही है, एक मिनट इसको देखते हैं ना, कहाँ है कि इसमें शायद होगा कॉलबैक से साइट आओ। अच्छा, हमारी मिस्टेक क्या है कि इसके अंदर ही हमने बंद कर दिया, फंक्शन के स्कोप को मैंने बंद ही नहीं किया, यहाँ पर आखिरी में बंद किया है, इट्स माय बैड। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या होता है। दो फंक्शन रिटर्न कॉलबैक, सही है, सही है, रिटर्न रिजल्ट कॉलबैक ए और बी। फंक्शन पास हुआ भाई दोनों। अच्छा, इसको हटा के ना स्कोप मैंने बंद कर दिया। अब देखते हैं ऐड, अब मे बी कि ये चल जाए। तो ये क्या था कि हमने स्कोप यहाँ पर बंद किया था, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय मिस्टेक। इसको क्या करना है, आपने ख़त्म ही कर देना है, क्योंकि हमने पहले से ही कॉल बैक दे दिया। तो इसको, इस फंक्शन को बाकी फंक्शन के अंदर पेरेंट पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम करते हैं क्लोजर्स में, वो जो अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे कि एक फंक्शन के अंदर ही क्लोजर्स करेंगे, आउटर और इनर फंक्शन, तो वो उसमें देखेंगे। फिर इसमें क्या करना है कि आपने स्कोप को अपनी जगह पर ही बंद कर देना है, नोट अ पेरेंट। तो अब ये कॉलबैक दो ले रहे हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। 2 3 को मल्टीप्लाई कर लिया और ये कॉलबैक ले रहा है। रिएक्ट में पढ़ेंगे तो ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है इसे हम निपट जाएंगे फिर कि क्या इशू है। आप एरर को देख के ही आप इसको पहचान लोगे। अब मैंने इस वेरिएबल को बाहर बना दिया और इसको मैं टारगेट कहाँ कर रहा हूँ, अंदर कर रहा हूँ, अंदर इसको देख रहा हूँ। और बनाया कहाँ मैंने, तो अब ये कहाँ पर है, इसको कहते हैं ग्लोबल। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप। इसके अंदर जो मैंने बनाया था var a2, इसको हम बोलेंगे फंक्शन स्कोप। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप। ब्लॉक भी बोल दो, लेकिन ब्लॉक इफ एल्स की कंडीशन में जब हम लिखते हैं ना, वो ब्लॉक हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन स्कोप। अब आप देखेंगे कि इसमें एरर क्या है। मैंने जब बाहर बनाने की कोशिश की तो ये कह रहा है कि वेरिएबल आया, वेरिएबल को मैं कहाँ देख रहा हूँ, ए में। मैंने कहा इसको मैं कॉल कर रहा हूँ टेस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे, पहले मैंने कॉल किया और फिर मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइन। अब सेम काम अगर मैं ये करता हूँ कि इसको ऊपर और इसको क्या कर लेता हूँ नीचे, अब क्या हुआ, ये मसला क्या है, मसला ये है कि भाई हमारा जो भी कोड होगा लेक्सिकल स्कोप या जहाँ भी होगा, जब ये टॉप पे जाता है, मैंने जैसे ही var a लिखा 2, तो ये सबसे टॉप पे जावास्क्रिप्ट के सब के टॉप पे क्या कर देता है, var a बोल देता है अनडिफाइंड। ये क्या बोल देता है इसको, जब ये नीचे नीचे आएगा तो इसको a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसका मतलब ये अनडिफाइंड का कि जावास्क्रिप्ट में ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन है कि जब हमारे पास हर वेरिएबल होता है var, वो सबसे पहले क्या हो जाता है, हुइस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हुइस्ट भी हो जाता है और इनिशियलाइज भी हो जाता है। क्या हो जाता है, इनिशियलाइज भी हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पहले ही से ही कंसोल बताओगे, कंसोल देखोगे, तो वो बोलेगा अनडिफाइंड। वो क्या बोलेगा, कंसोल डॉट लॉग पे मैं a की वैल्यू देख रहा हूँ,
मैं इस अनडिफाइंड को रिमूव करके मैं कंसोल ए देख रहा हूँ और फिर क्या देख रहा हूँ, इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो ये हुइस्ट हो गया, ये क्या हो गया, हुइस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, इनिशियलाइज भी हो गया, हुइस्ट भी हो गया, लेकिन हमने वैल्यू देखी नहीं। हुइस्ट का मतलब टॉप पे चला गया, टॉप पे चला गया, इसको वैल्यू इनिशियलाइज्ड हो गई। इनिशियलाइज मतलब इसके वैल्यू अनडिफाइंड चली गई। अब जब इसको बाद में नीचे आके वैल्यू मिलेगी ना, और आप इसको फिर कंसोल करोगे, कंसोल करोगे तो यहां पर अब इसको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको वैल्यू मिल गई, पहले अनडिफाइंड और फिर क्या थी, बिल्कुल सेम चीज। अगर मैं ये करता हूं दूसरे कीवर्ड के साथ, ये वेरिएबल की कहानी थी वार की, सेम चीज मैं करता हूं यहां पर लेट के साथ। लेट सबसे पहले क्या करेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले मैं ए देख रहा हूं और फिर मैंने लेट कर दिया, तो सबसे पहले ये मेरे पास एक एरर आएगा जो कि क्या होगा, ए बिफोर कैन नॉट एक्सिस्ट। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए था ना, ए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये हुइस्ट हो गया लेकिन इनिशियलाइज नहीं हुआ। क्या हुआ, जब जावास्क्रिप्ट नई बनी ना, तो सबसे पहले वार कीवर्ड ही इस्तेमाल होता था। उससे क्या होता था, आपने एक मरतबा वार बनाया तो ये हुइस्ट होके ऊपर जाके इसमें वैल्यू अनडिफाइंड इनिशियलाइज हो गई थी। फिर बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते थे। तो इशू ये आता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वार नेम इब्राहिम, नीचे मैंने लिखा वार नेम बिलाल, तो वो ओवरराइट हो जाता था। तो फिर इन्होंने बोला ये तो एक मसला है, हम एक फंक्शन बनाए या कुछ भी बनाए, उसको हमने वेरिएबल में असाइन कर दिया और हम चाहते हैं कि ये कोई दोबारा इस नाम से फंक्शन नहीं बनाए। हाँ, फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दो, वो हो सकती है। तो फिर हमारे पास क्या है, लेट और कॉन्स। इसने जब यहाँ पर, मैंने जब यहाँ पर होस्ट किया ना, सारी चीज़ें जब मैं बंद कर देता हूँ, जब मैंने लेट ए लिखा 2, तो ये टॉप पे जाके लेट ए अनडिफाइंड इसको नहीं हुआ, ये अनडिफाइंड, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। वार में इनिशियलाइज भी होती है, हुइस्ट भी होती है, हुइस्ट टॉप पे भी जाती है, इनिशियलाइज भी होती है। लेकिन लेट में ऊपर हुइस्ट होती है, ऊपर वैल्यू जाती है, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होती। आप जब इसको ऊपर कंसोल में देखोगे इनिशियलाइज से पहले, तो ये कौन सा एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सिस्ट बिफोर। अब इसका मसला, इसको कहते हैं हमारे पास TDZ, इसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल डेड जोन। ये जगह जो है खतरनाक है। क्या है, कंसोल से लेकर हुइस्ट से लेकर जहां तक आपने ये डिफाइन किए, वहां से लेकर यहां तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये जगह क्या है, खतरनाक। वेरिएबल में ये आया ही नहीं, वेरिएबल में क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो गई तो वो आपको एरर नहीं देगा। लेट में जब आप इसको पहले ही कंसोल करोगे और बाद में इनिशियलाइज करोगे, तो ये बोलेगा कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, टेम्पोरल डेड जोन। ये खतरनाक है। सेम हमारे पास, सेम जो होता है हमारे पास, वो कॉन्स के साथ भी होता है। ये किसके साथ होता है, यही सारी चीज़ें हमारे पास फंक्शन में भी चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया वार, और उसको मैंने बाहर देखा, तो अब जब आप देखेंगे यहाँ पर, ये सक्सेसफुल हमारे पास चल जाएगा, क्योंकि वार मैंने कहाँ बनाया, फंक्शन के अंदर। इसको मैं कंसोल कहाँ कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर। और इसमें अब वार की वैल्यू यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आया, 2। अब जब मैं इसका कंसोल बाहर चेक करता हूँ, कहाँ चेक करता हूँ, इसका कंसोल मैंने बाहर चेक किया, स्कोप से बाहर, तो ये देखो ये लाइट हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन आप जब एरर देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। इसने TDZ का नहीं दिया, क्योंकि वार के अंदर TDZ होता ही नहीं है, टेम्पोरल डेड जोन होता ही नहीं है। या तो वो हुइस्ट हो जाता है और या तो वो इनिशियलाइज्ड हो जाता है अनडिफाइंड में। लेट और कॉन्स में कभी भी अनडिफाइंड में इनिशियलाइज नहीं होता। वो बोलेगी जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो ना, ये जगह क्या है, खतरनाक है। वार में जब आप पहले कंसोल लगाओगे वो बोलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि उसको पता है कि वैल्यू आ गई है, इनिशियलाइज हो गया है।
लेकिन वैल्यू अभी हमने देखी नहीं है, तो उसको बोलेगा अनडिफाइंड। लेकिन यही चीज़ अगर आप कॉन्स्ट और लेट से करोगे तो वो बोलेगा कैन नॉट एक्सिस्ट बिफोर, क्योंकि इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं जाता, इसके अनडिफाइंड ये डायरेक्ट वैल्यू मांगता है और कंसोल मांगता है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। अब मैं क्या करता हूँ कि जमात का टाइम है, चलो 1 मिनट है, नमाज पढ़ते फिर इसको देखते हैं, सही है। कहाँ पे थे हम कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को हम अंदर ही देखना चाह रहे हैं तो वो एक्सिस हो रहा है। अब इसी तरह अगर इसको मैं लेट कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ लेट, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ रहे, सेम आ रहे। इसको अगर आप बाहर देखेंगे, अगर इसी 2 को आप बाहर ले जाए, कंसोल देख रहा हूँ तो ये देखो ये क्या हो गया, लाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इसको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है फंक्शन स्कोप हो गया। अब ये क्या हो गया फंक्शन स्कोप हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। फंक्शन स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप। लोकल स्कोप हमारे पास एक होते हैं ब्लॉक स्कोप, वो इफ एल्स की कंडीशन में हम सही तरीके से देख सकते हैं। मैंने कहा ट्रू तो ये तो ट्रू ही होगा। अब मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू 2 और मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ कि कंसोल में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग a। मैंने रिफ्रेश किया तो क्या दे रहा है, a इज डिफाइंड तो है लेकिन इसको नहीं मिला। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, अब इसको लेके जाते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, अब बताए क्या होगा, कैन नॉट एक्सिस ए बिफोर टेम्परल डेड जोन। ये अब क्या इसके लिए टेम्परल डेड जोन, क्योंकि इसके अंदर ये एक्सिस नहीं कर सकते। सेम लाइक अगर मैं ऐसे करूं अब क्या होगा। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ रखूं और यहाँ, और इस वेरिएबल को अगर मैं बाहर करूं और कंडीशन के अंदर चलाऊं तो कंडीशन में चल जाएगा। इसी कंडीशन को अगर मैं कंसोल में बाहर रख दूं, मींस के इसको मैं यहाँ रख दूं, अब क्या होगा, चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई तो जो इम्पोर्टेंट और मुश्किल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपको मे बी के समझ आ जाए। वो क्या है हमारे पास, क्लोजर्स। क्या है क्लोजर्स, क्या होते हैं कि भाई किसी एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बने और वो उसके अंदर ही रिटर्न हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया क्लोजर्स, मैंने बनाया फंक्शन और मैंने काउंटर बनाए। क्या बनाया, मैं काउंटर बना रहा हूँ। काउंटर में हम फॉर लूप चलाते थे ना, प्लस 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 काउंट कर दो। अब मैंने फंक्शन काउंटर बनाया और इसके अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने कहा जो फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल होगा वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है काउंट। क्या हो सकता है, काउंट। और इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है, 0। एक फंक्शन चलाओ जो कि काउंट को बढ़ाता जाए। अब इसके अंदर क्या है कि मैं एक बोलता हूँ इसको इंक्रीमेंट कर दो। आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। अब इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि जब मैं इसकी इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे मैं अगर कंसोल चलाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर यहाँ पर आपको काउंट दिखा दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट जी, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काउंट। ये बात समझ आ गई। मैंने ये कर दिया, एक फंक्शन चलाया। अब इस इंक्रीमेंट को जब ये कंसोल हो जाए तो इसके अंदर एक इसको बढ़ा दो, एक क्या कर दो, अभी तक तो चलेगा ही नहीं है, अभी तो ये चलेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर चला देता हूँ काउंटर, मैं इसको भी एक वेरिएबल में रख दूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू जो होगी वो काउंटर होगी, और काउंटर एक फंक्शन है तो इसको क्या कर दो, चला दो। अब जब मैं रिजल्ट को चलाता हूँ ना
रिजल्ट को ऐसे चलाता हूँ तो क्या होगा, कंसोल तो हमने लगा दिया काउंट, लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये क्या हो सकता है, रिजल्ट इज नॉट अ, कह रहे रिजल्ट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमने इसमें इंक्रीमेंट की है वो तो हमने दिखाया ही नहीं या इसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन और बनाया। देखो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन बनाया। ये मेन फंक्शन है ना काउंटर वाला, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया उस मेन फंक्शन के अंदर ही। डेट इज कॉल्ड क्लोजर। ये क्या हो गई, क्लोजर्स। अगर मैं इसको करता हूँ इंक्रीमेंट के मैंने, अब देखो अगर मैं चलाता हूँ तो काउंट क्या हो गया जी, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। डेट इज कॉल्ड क्लोजर्स। ये क्लोजर्स है। देखो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, फंक्शन लगाया और फंक्शन को रिटर्न करवा दिया जी। रिजल्ट तो फंक्शन नहीं है, फिर भी उसमें फंक्शन का आपने वो पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन बना वो कोड रन हो गया। देखो मैंने इस रिजल्ट को कहाँ सेव करवाया, एक वेरिएबल के अंदर। अगर मैं ऐसा नहीं करता डायरेक्ट कंसोल चलाता, जो इससे पहले जो मसला आ रहा था एरर, वो दोबारा आ जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख दो। तो जिस फंक्शन को आप वेरिएबल, बात तो सुनो मेरी, तो बात सुनो पहले। एक फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, उस फंक्शन को मैंने किसी वेरिएबल में रख दिया। अब ये वेरिएबल भी एक फंक्शन बन गया क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, फंक्शन है। अब ये भी फंक्शन बन गया। जब मैं रिजल्ट को इन्वोक कर रहा हूं, इसको मैं कॉल कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। एक इंक्रीमेंट फंक्शन है, पहले तो काउंट है, एक इंक्रीमेंट फंक्शन है। अब उस इंक्रीमेंट फंक्शन को मैंने रिटर्न करवा दिए कहां पर, उस मेन काउंटर के फंक्शन के अंदर ही। तो किसी भी मेन फंक्शन के अंदर आप एक और फंक्शन बनाते हो और उसको उस मेन फंक्शन के अंदर ही रिटर्न कर रहे हो। डेट इज कॉल्ड क्लोजर्स। क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्लोजर्स, क्लोजर फंक्शन। सही है। तो ये क्या हो गए, क्लोजर जी। इसको इंक्रीमेंट वाले को बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा अभी मैंने कुछ काम नहीं किया ना इस पे, इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा रिजल्ट। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ये फंक्शन चल जाए तो आप इसके अंदर क्या कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब क्या होगा, एक मरतबा फंक्शन चलेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई। अब उसके अंदर एक और फंक्शन है वो भी चला, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है वो भी चला, तो जीरो को इसने क्या कर दिया, अब उसको देखना भी तो है। अगर मैं यहां देखूं, इसने क्या कर दिया, जीरो। अब इसने वन कर दिया लेकिन वो है नहीं, तो दोबारा पेरेंट के फंक्शन को चलाओ तो इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो दोबारा चल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूं। अब पहले जीरो था, एक और गया, जब एक दोबारा वो पेरेंट चला तो अंदर वाला क्या हो गया, ऑटोमेटिक दोबारा चल गया क्लोजर्स की वजह से। तो अब ये क्या होगा, वन हो गया। मैं दोबारा चलाता हूं, मैं दोबारा चलाता हूं तो ये क्या हो गया, दोबारा चल गया। बात समझ आ गई। एक मरतबा चलाया, जीरो से क्या हो गया, वन, लेकिन दिखा ही नहीं। दोबारा फंक्शन चलाया तो क्या हो गया, अब दोबारा फंक्शन चलाया तो इसको कहते हैं क्लोजर्स, कि किसी एक फंक्शन को किसी पेरेंट में बना दो और वहीं पर ही कॉल कर दो। इसका एक और है, इसके यूज केस वो हमारे पास आता है ईफी में। कहाँ आता है, ये सेम इसी की तरह ही है कि आप अगर किसी एक डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे एक सेंसिटिव डेटा है उसमें जो अंदर का वेरिएबल है वो कोई यूज ना करे जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ना चाहूँ इसको कॉल ना करूँ, तो इसको आप नहीं करें, प्राइवेट रखना चाह रहे हो तो इसको हम ईफी में रखते हैं। इसको हम कहाँ रखते हैं, ईफी में। ईफी क्या है, ईफी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या होगा, फौरी तौर पर, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, यही है मेरे ख्याल से, गूगल करना पड़े लेकिन यही है, याद है मुझे। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, फंक्शन के अंदर फंक्शन चलाया,
उस दूसरे वाले फंक्शन को कैसे चलाते डायरेक्ट, वो देखो। मैं क्या करता हूँ, सिंपल 2 पैरेंथेसिस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, ये इन्वोक हो गया। ये क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर अब मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बनाता हूँ ना यहाँ पर, और इसको मैंने फंक्शन बनाते ही इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया, तो इसको कहते हैं इफी, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। जैसे ही आपने बनाया तो फौरन आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये बात समझ आ गई। तो अगर इससे पहले मैं कोई वेरिएबल बना देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू आउटसाइड इफी, और अब यहां पर मैं बना देता हूं एक इन्वोक फंक्शन। फंक्शन के कैसे बनता है, जैसे हम सिंपल बनाते हैं। अगर इसको आप उसमें रख दो क्या कहते हैं एनोनिमस में, तो आप ऐसे कर दो, ऐसे करके आप फंक्शन लगा दो। एरो फंक्शन है ना, ये एरो फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया, कंसोल डॉट, या पूरे वेरिएबल बना देता हूँ लेट var2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनसाइड इफी। अब दोनों को मुझे बताना पड़ेगा, कैसे बताऊँ, मैंने कंसोल किया कंसोल डॉट लॉग, पहले वाले को भी var1 और इसी तरह दूसरे वाले को भी। अब देखिए ये क्या होगा, जब मैं इसे कंसोल करूंगा, आप पहले देखिए ये जो इफी से बाहर है ये क्या है, फंक्शन को इन्वोक डायरेक्ट चलाने से क्या है, ये उसे बाहर है। फिर एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन के अंदर ये होगा, और मैंने इस फंक्शन को बाहर देखने की कोशिश की, दोनों वेरिएबल को मैंने देखने की कोशिश की है। अब आप देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको कहते हैं इफी। इसको क्या बोलते हैं कि अब ये हमारा प्राइवेट बन चुका है, ये जो फंक्शन है हमारे ये क्या बन चुका है, प्राइवेट बन चुका है। बात समझ आ गई। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा फंक्शन या कुछ भी अंदर काम हो, कुछ भी हो, जब आप उसको इस तरह बनाएंगे इस इफी के तौर पर, मतलब आपने जैसे ही फंक्शन बनाया उसको आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, कॉल भी कर दिया, तो क्या होगा, तो वो कह रहे कि ये जो हमारे पास है ना, ये ग्लोबल नहीं रहा, ये ग्लोबल नहीं रहा, ये आपका प्राइवेट फंक्शन रहा है। तो ये कॉल हमारे पास, इसके अंदर जो भी करेंगे वो इसके बाहर कॉल नहीं हो सकता। हाँ, अंदर कॉल कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। आप देखो, इज लाइफ इज नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, इसको ये नहीं मिला तो बिल्कुल वो क्या कह रहे कि ये नहीं मिल रहा। इसकी आप और एग्जांपल्स भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं लिखूँ कि इफ़ी, ये बहुत कम यूज़ करते हैं और पढ़ाते हैं। अब कोर्स में आ गया क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी है छोटे मोटे। इसको अगर इनकेस आप लोगों के पास कोई कोड आ जाए या कुछ आ जाए तो आपको फिर नो हाउ इसके बारे में। देखिए इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, मैंने एरो फंक्शन बनाया, लेकिन इन लोगों ने कैसे बनाया, फंक्शन लिखा है इसके ऊपर क्या लिखा है, बाकायदा फंक्शन लिखा है। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा हुआ है, और ये जब स्टार्ट हुआ तो इससे पहले क्या लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट होते ही क्या लगा हुआ है, इसका पेरेंथेसिस, इन्वोक का पेरेंथेसिस, और जैसे ही खत्म हो जाए उसके अंदर ये। अब जब आप इसको इन्वोक करेंगे, देखें जब आप फंक्शन बनाएंगे और मैसेज करेंगे तो ये मैसेज क्या होगा, ये बाहर अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये क्या बोलेगा, दिस वुड रिजल्ट इन एन एरर, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। इसको अगर अंदर देखें, अंदर इसको दिखाना चाहिए, मैं इसको लगा देता हूँ और फिलहाल के लिए ये बंद कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कि क्या होगा, इनसाइड इफी। अगर मैं इसको जैसे ही बार करता हूँ ये बोलेगा एरर, ये क्या बोलेगा, सही है, var2 इज नॉट क्लियर, डिफाइन ही नहीं है। एक कोर्स मैंने आपको बताया था शुरू में, एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, वो मेरे ख्याल से 5 घंटे की, कितने घंटे का कोर्स है, उसमें ये सारे मेथड्स बिल्कुल बाकायदे से बताया है कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है।
और एरर्स को कैसे हैंडल करें। हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे फायरबेस में तो वो एरर आ रहा था ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कंसोल में पूरा ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, कीज में हम क्या रहते पूरे ये ऑब्जेक्ट को ला रहे थे, तो वो बोलेगा तो ऑब्जेक्ट। अब ये जब आते हैं हमारे पास एरर तो हम समझते ही नहीं है कि ये क्या एरर है। तो एरर हैंडलिंग एक बाकायदा कोर्स है जिसमें ये सारे एरर्स बता रहे होते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इफ़ी। इसको क्या कहते हैं, इफ़ी कहते हैं। ये जो हम जितने भी कोर्स कर रहे हैं ना, ये जितने भी कोड वगैरह कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, ज़्यादातर कोड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंक्शनल और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। दो तरीके से हम कोड लिखते हैं, एक होता है हमारे पास फंक्शनल और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादातर पाइथन में यूज़ होता है क्योंकि उसमें मेथड्स लगाने होते हैं, और मेथड्स मैंने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की में अगर आपने वैल्यू पे फंक्शन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। ये इसकी हमने प्रैक्टिस लास्ट टाइम की थी। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसको आप क्लास से भी बना सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो हम जब ज़्यादातर यूज़ करेंगे ना वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होगी। वो कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होती है कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, क्लासेस बनाते, ऑब्जेक्ट मेथड्स बनाते, इस तरीके से आप सारी चीज़ें को हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बनाया था न्यू कीवर्ड का, न्यू एरे, न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरह क्लास बनता है। और क्लास में भी क्या बनता है, न्यू क्लास, और क्लास की क्या जाती है, वैल्यू जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर मैं आपको सर्च करूं, ऊप इन जावास्क्रिप्ट, ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि इसका सिंटैक्स कैसे बनता है। एक ये देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर 3-4 चीज़ें मेजर होती है। एक होती है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हाई, उसके लिए इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, कोड को बचाने के लिए भाई हम टीम में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिया, अब हमने एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक चेंजेस करनी है तो हम क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे होते हैं। तो हम इसको ऊप के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि हम जो भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करें उसको एज अ मेथड को यूज़ कर ले, और मेथड को चेंज करना आसान काम है। तो जब टीम में काम होता है तो ज़्यादातर, और बड़े एप्लीकेशन पे काम हो रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ऊप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और क्लास होती है। क्लास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारे पास की वैल्यूज होती है ना, यहाँ पर मेथड्स होते हैं। क्या होता है, वैल्यू की जगह फंक्शन यूज होता है। हम जब सिंपल फंक्शन बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट के अंदर कहाँ यूज कर रहे होते हैं, वैल्यू के तौर पर, की वैल्यू के तौर पर। अब क्लासेस बनती है, जैसे कि ये क्लास बनाई है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट के तौर पर क्लास बनाई है। क्लास में क्या दिए, कार, और कार के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि अब ये क्लास कंस्ट्रक्टर है। जल्दी से मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पर इसी को ही बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ क्लास, मैं बना रहा हूँ कार मैंने बनाया, और कार के अंदर क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि कार की वैल्यूज को डिफाइन करेगा। कंस्ट्रक्टर, ये जूम कर रहा हूँ ना इस वजह से, जूम सही है ना इतना, कंस्ट्रक्ट, CON, कंस्ट्रक्टर सही है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज को दे दो। वैल्यूज में क्या क्या देंगे, आप ब्रांड भी दे सकते हो, मॉडल भी देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम जाएगा, नेम और ईयर जाएगा। अब इसको कैसे बनाएं, जैसे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना पूरे, तो इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, दिस डॉट। अब ये कहाँ से आएगा, मैं बोलूँगा ये दिस से आएगा, और दिस कौन सा, जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा आखिरी में, वो क्या करेगा, इसको पैरामीटर के तौर पर रिसीव करेगा। यह है इसके अंदर क्लास नेम ईयर दिस डॉट नेम जी, नहीं ये अब कंस्ट्रक्टर है पूरा, ये पूरा क्लास है।
अच्छा यहाँ पर ना ये जूम पे जो है ना तंग करता है ये। दिस डॉट नेम में क्या आएगा? नेम ही आएगा। दिस डॉट ईयर में क्या आएगा? ईयर ही आएगा। अब ईयर है नहीं इसमें, वो कौन होगा जो हम ईयर देंगे। अब इसके अंदर क्या है कि आप डायरेक्ट क्या कर दो, एक मेथड भी बना दो। जैसे ये फंक्शन ख़त्म हुआ, फंक्शन के अंदर आप डिटेल्स कर दो। मैंने कहा कि डिटेल्स एक फंक्शन आएगा, फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज जाएगी। क्या क्या जाएगी कि एक मॉडल जाएगा और एक क्या जाएगा? ब्रेन। मैं सिंपल कंसोल उठा देता हूँ। मैंने कहा कि भाई जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो इस फंक्शन के अंदर क्या क्या कर लो, आप कंसोल चलाओ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं ना जी भाइयों, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन बताना चाहिए ना, ये है सिलेबस का हिस्सा है तो देखना चाहिए। अब बैक टिक को यूज़ करेंगे। बैक टिक को कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पर बैक टिक नहीं, यहाँ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये बैक में जो है ना भाई अभी तक फ़िलहाल के लिए ये कर लो। ये बटन चेंज हुए हुए तो इशू कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा कि भाई दिस इज और प्लस करके मैं दिस डॉट क्या करूँगा? कार एंड। अब देखो बैक टिक नहीं है तो कितना मुश्किल हो रहा है। एंड ईयर इज, फिर प्लस लगाऊंगा और फिर दिस डॉट एयर करूंगा। अब इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे? यहां तक आप लोगों ने लगाना है स्ट्रिंग, यहां तक आप लोगों ने लगाना है स्ट्रिंग। अब इसके बीच में भी आप लोगों ने क्या देना है? प्लस। यहां पर भी आप लोगों ने गैप देना है और यहां पर भी आप लोगों ने गैप देना है। अब ये फंक्शन मुझे चलाना है। चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में रखते हैं। देखिए इन्होंने भी क्या किया है, एक वेरिएबल में। अगर फॉर एग्जांपल एक दो से ज़्यादा गाड़ियाँ हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल आके कॉन्स्ट क्या किया इन लोगों ने, कार वन इज इक्वल टू। अब देखो नियो और कंस्ट्रक्टर मैंने किस नाम से बनाया है? कार से। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? कार। अब इसके अंदर दो वैल्यूज जाएगी जो आप देना चाह रहे हैं। मैंने कहा मॉडल हो सकता है होंडा और ईयर कौन सा हो सकता है? 2023। अच्छा इसको मैंने कहाँ बंद किया है? एक्स्ट्रा ही है। अब इसको कॉल कर दे सिंपल। मैंने कहा कार डॉट डिटेल्स। इसने क्या किया? कार वन इसने यहां से लिया और डॉट करके क्या निकाले इसने? अब डॉट करके तो डिटेल्स है नहीं यहाँ पे, तो डिटेल्स ये कहाँ से उठाएगा? ये डिटेल्स जो है ना इस कंस्ट्रक्टर में ढूंढेगा। ये जाएगा कार में कि भाई वेरिएबल के अंदर कार है, कार वन के अंदर डिटेल्स है, तो ये डिटेल्स तो इसके अंदर है नहीं, तो कार वन के अंदर जाओ। कार वन में क्या है? पूरा कंस्ट्रक्टर है, ये पूरा कंस्ट्रक्टर है। अब कार के अंदर क्या क्या चीज़ें? कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर ईयर और मतलब मॉडल और नेम और ईयर इसमें मौजूद है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक फंक्शन भी है और उस फंक्शन के अंदर एक कंसोल है जो कि रिजल्ट में आप अभी देखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, दिस इज होंडा कार एंड ईयर इज 2023। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार और है और उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसकी मैं डिटेल सिर्फ देना चाह रहा हूँ इस जनरल फंक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि मैं सिर्फ आपको मॉडल दूंगा, ईयर दूंगा, खुद ब खुद फंक्शन चलाते रहना। तो ऑब्जेक्ट का कितना फ़ायदा हुआ? अगर टीम में बहुत ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो और उसने कोई गाड़ी ऐड करनी हो या कोई चेंजेस करनी हो या मॉडल चेंज करना हो, तो ये क्या, वो पूरा ऑब्जेक्ट को दोबारा डॉट करके वैल्यूज़ निकालेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो ऊप का इस्तेमाल करेगा। किसके इस्तेमाल करेगा? ऊप का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कार 2 है, कार 2 है मेरे पास। कार, अच्छा कार भी नहीं है मेरे पास, बाइक है। क्या है? बाइक है। बाइक में नियो एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया जिसे मैं वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ, उसके अंदर दो वैल्यूज़ जा रही है। वो बोलेगा पहले उसका नाम दे दो। मैंने कहा
क्या है, क्या होती है बाइक में, यूनिक, और ईयर क्या है उसका 2025। तो अब इसको कॉल कर दो, जैसे आपने ये कॉल कर दिया, आप बाइक डॉट करके बाइक डॉट डिटेल्स निकाल दो, तो देखो आप क्या होता है, दिस इज यूनिक कार एंड ईयर इज 2025। बात समझ आ गई? ये यूनिक कार में गैप नहीं है, तो इसको ऐसे कर दो, अब देखते, अब स्पेस आ गया, दिस इज यूनिक कार एंड ईयर इज 2025। तो ये हमारे पास उप प्रोग्रामिंग होती है। पूरी जावास्क्रिप्ट हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसे कि जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड हो वहाँ वहाँ हम क्या बनाते जाए, क्लास बनाते जाए। जी सर। नहीं, कंस्ट्रक्टर ये है कार, एक क्लास है और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है। क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उस क्लास के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बना लिया। तो जो भी कंस्ट्रक्टर को मैं वैल्यू दे रहा हूँ होंडा और 2023 दे रहा हूँ, तो वो फंक्शन वो खुद चला रहा है, क्योंकि वो फंक्शन वो क्लास के अंदर है, डिटेल वाला मेथड है ये। हाँ, वो सेम होगा, सही है। जो आप यहाँ पे सेम लिखोगे ना, वही आप क्या करोगे, नीचे भी रखोगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी क्या करते हैं, लाइन नंबर 80, 0 हो गई, 1 हो गई और 2 हो गई। हाँ 3 हो गई अगर बार दोबारा चलाओगे। हाँ, ये ऐसे जिसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कर रहे थे, प्लस प्लस माइनस माइनस। आप अपने घर की प्रैक्टिस के लिए क्या करें कि इसको डिक्रीमेंट कर दें, माइनस माइनस कर दें। जैसे आप फंक्शन चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा क्लिक करने पर, अगर इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगर जितना आज हमने पढ़ा अगर उसकी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये भी भूल जाएगा। अच्छा, एक हमारे पास मसला आता है कि भाई हमने यहाँ पर क्या दे दिया, होंडा दे दिया, हमने क्या दे दिया, होंडा। अब अगर किसी ने होंडा की जगह 12 लिख दिया वो भी चल जाएगा, अगर कोई नंबर दे दिया तो वो भी चल जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने लिखा है वार ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें, एक क्या है नेम, वो क्या हो सकता है इब्राहिम, एज क्या हो सकती है 20। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताना है कि भाई आप अगर एज की जगह अगर गलती से एक की एज की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, मैंने लिखा एज और यहाँ पर आया मैंने लिखा कि 12, ये भी तो दे सकता हूँ। 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे है ना, सही है, मैं ये भी तो दे सकता हूँ 12, दोनों सेम ही बात है, या 20 लिख लो या 12 लिख लो ऐसे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई हमारे पास जब हम बैकएंड में डेटा भेजेंगे वो डेटा कैसे होगा कि हमारे पास जो नेम है वो स्ट्रिंग हो सकता है और हमारे पास जो एज है वो क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने स्कीमा के अंदर जब बाद में हम पढ़ेंगे कि इसका एक स्कीमा बनता है, एक प्रोटोटाइप बनती है, स्ट्रक्चर बनता है कि भाई एज नंबर में होगा, वेरिएबल क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, ईमेल किस फॉर्म में होगा। तो ये सारे हम क्या करेंगे, इसकी टाइप बताएंगे, इसकी क्या बताएंगे। जावास्क्रिप्ट में हमने जितनी भी टाइप पढ़ी है, जेएस की जितनी भी हम टाइप पढ़ी है, हमने क्या क्या पढ़ी है, नंबर पढ़ा है और क्या पढ़ा है हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने बूलियन पढ़ लिया और क्या पढ़ा, नहीं टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स। बस अगर डेटा के लिए जब हम यूज़र से या इनपुट फील्ड से कोई डेटा भेजेंगे तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया और बूलियन हो गया। अब आपको कैसे पता कि ये जो वैल्यू आएगी ये यूज़र स्ट्रिंग ही देगा, एज स्ट्रिंग ही जाएगी, अगर स्ट्रिंग नहीं की तो बताओ एरर तो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को कंसोल किया, इसमें क्या आया, एक एज आया 12 और एक एज क्या आया, क्योंकि एज 2 मरतबा था,
अगर इस एज को मैं एजिस लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि दोनों आ जाए, तो देखो यहाँ एज 20 आया और यहाँ क्या आया 12 आया। अब यहाँ पर मैं एक एरर दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी यूज़र एज को स्ट्रिंग में लिखे, मैंने नंबर डिफाइन किए और वो स्ट्रिंग में लिखे, तो मुझे क्या दे एरर। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक लैंग्वेज बन गई बाकायदा से, उसको हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं कि भाई आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखोगे उसकी टाइप भी बताओ, उसकी क्या बताओ, टाइप भी बताओ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है, आप यहाँ पे आए, आपने नीचे लिखा, एक और फोल्डर में बनाता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट जी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये करेंगे, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। वो कितने यूज़ करोगे भाई, रिजेक्ट्स आप सिर्फ ईमेल के लिए कर सकते हो, ईमेल यूज़ कर लो, रिजेक्ट्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप पूरे कोड को, मेथड्स को, फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को, एरे को, सबके टाइप बता रहे हो तो फिर क्या करोगे, लंबा कोड हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसकी एक फाइल बना दी, मैंने क्या बना दी, टाइप स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, मैंने कहा लेट, मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 30, मैंने क्या दे दिया। अब मैं इस नंबर को चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या 30, ये क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, एरर खुद ब खुद आ गया। तो टाइप स्क्रिप्ट की मैंने सिर्फ फाइल बना दी, मैंने क्या बना दी है, फाइल बना दी, मेरे पास ये क्या आ रहा है, एरर आ गया। बात समझ आ गई। हमारे कोड को रीडेबल करने के लिए, अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए हमने टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ लाजमी करना है। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप इस तरह कर सकते हो, सिर्फ इसकी टाइप बतानी हो। टाइप कैसे बताएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, या मैं अगर सिंपल यही ऊपर वाला टाइप स्क्रिप्ट वाला कोड यहाँ लिख दूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने कहा कि वार नेम्स इब्राहिम। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो नेम है ना इब्राहिम, इसको आप 20 मत दे देना, नंबर नहीं देना। अगर अभी, हालांकि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया नेम इज इक्वल टू 30 तो ये चल जाएगा। अगर मैंने किया नेम्स इज इक्वल टू 30 ये चल जाएगा। जैसे मैं कंसोल करता हूँ, console.log और मैं आपको दिखाता हूँ नेम्स, तो क्या होगा, 30 आ गया। तो अब आपको पता लगा फर्क, मैं लिख ही रहा था कि उन्होंने क्या बोला कि भाई पहले से नंबर है, आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो। तो टाइप स्क्रिप्ट के लिखने के ये सारे फायदे। अब क्या होगा जी, ये सेम है, मतलब सिंटैक्स सेम है, सिर्फ आपने बताना होगा। अब जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स को कैसे बताएंगे, मैं बोल रहा हूँ नेम्स डबल कोलन लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, डबल कोलन। इसकी टाइप बता रहा हूँ। अब टाइप बताने को ऐसे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट पे ऐसे करते हैं। मैंने किया कि ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये क्या होगा भाइयों, स्ट्रिंग होगा। अब जब मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, नहीं ये तो टाइप स्क्रिप्ट नहीं है ना, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अभी इसको। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, अब ये कह रहे, ये क्या बोल रहे हो, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम टाइप स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे, फाइल बनाते बनाते साथ ही हम इसकी क्या बताते रहेंगे, टाइप वगैरह डिफाइन करते जाएंगे। अब मैं इसको बोलूँ कि ये स्ट्रिंग नहीं बल्कि क्या होगा, नंबर होगा। तो अब जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर चेक कर लेता हूँ, नंबर 30 चेंज कर लेता हूँ या इससे 40 कर लेता हूँ, तो अब ये चेंज हो सकता है क्योंकि इसकी टाइप क्या है, नंबर। इस तरह करते, अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू हम देते थे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। हम क्या करते थे, ए और बी करते थे और यहाँ पर फंक्शन को
बना देते थे डायरेक्ट, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि डबल कोलन, ये जो होगा ना ये क्या होगा, नंबर होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, नंबर होगा। अब मैं यहाँ पर कंसोल करके सारी वैल्यू और रिटर्न में वैल्यू ले सकता हूँ। अगर कोई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वैल्यू रख दी कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में आपने लिखा नेम, आपने लिखा अली, आपने लिखा एज और आपने क्या लिखा 20, सही है। डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हो, 3 चीज़ें आ गई। अब मैंने इसकी टाइप को बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नई चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं इंटरफेस, लाइक ए स्कीमा। इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेस आप किसकी बना रहे हैं, मैंने कहा ऑब्जेक्ट की बना रहा हूँ, किसकी बना रहा हूँ, ऐसे बनता है। अब आप बता सकते हो कि इस इंटरफेस के अंदर जो नेम होगा ना वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसके अंदर जो मैंने एज लिखा है वो क्या होगा, नंबर होगा। अच्छा, अभी तक जो हम जितनी टाइपस्क्रिप्ट पढ़े बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हम रिएक्ट में इंशाल्लाह आएंगे तो हम बाकायदा से एक एप्लीकेशन टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी बनाएंगे। कुछ नहीं होगा, टाइप्स देंगे, बस सिर्फ उसके टाइप्स देंगे। और यहाँ पर ईयर जो है वो क्या है, वो भी क्या है जी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ 30, नहीं पहले तो हम वहाँ ये बना रहे हैं। अब देखिए ये मैंने क्या कर दिया 30। अब जब ये डेटा मैं कहीं पर बेचूंगा ना तो ये बोलेगा एरर। ये क्या बोलेगा, क्यों, वो बोलेगा कि आपने नेम के अंदर क्या रख दिया 30, क्योंकि इसके पहले से एक स्केलेटन, एक ढांचा बन गया कि वो क्या है, स्कीमा क्या है हमारे पास कि नेम जो होगा वो किस में जाएगा, एज किस में जाएगी और ईयर किस में। तो इस तरह के हम इसके टाइप को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। जब एक पूरा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के सारे कीज को हम इस तरह स्कीमा में रख सकते हैं। हाँ, अगर छोटे मोटे चीज़ हो, जैसे कि यहाँ पर एक डायरी की मैं बना रहा हूँ, वार नेम बना रहा हूँ, तो नेम की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के ऐसे कर सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग आएगा, ये क्या आएगा, इक्वल टू, और स्ट्रिंग में आप वैल्यू दे दें, ऐसे दे दें। बात समझ आ गई। इस तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं, इसको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट कर ले क्या, इसको कनेक्ट करें। चले यहाँ तक तो समझ आया ना कि ये क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये तो जावास्क्रिप्ट के टाइप्स थे। कुछ टाइप्स हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट, अच्छा TSC लिख देता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स। वो क्या आते भाइयों, वो होते हैं हमारे पास, कहीं कहीं पर हम कुछ लगा देते हैं। हम एनी यूज़ करेंगे, यूनी भी, एनी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक एरे बनाया, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई टाइप ना हो, इसके अंदर एक नेवर होता है मेरे ख्याल से, नेवर मतलब कोई भी डेटा हो। एक हमारे पास यूनियन आते हैं मेरे ख्याल से, यूनियन, कोई भी हो सकता है, कोई टाइप हो ही नहीं। और एनी में कोई भी टाइप हो, कुछ भी हो, आप स्ट्रिंग डेटा सारे रख दिए, और जब मैं इस पे लिखूंगा तो टाइपस्क्रिप्ट की कहानी ख़त्म नेवर में। अब देखिए फॉर एग्जांपल, एक मिनट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक एरे। मैं क्या बनाता हूँ, एरे के अंदर क्या है, एक अली है, एक हमारे पास नंबर है, और एक हमारे पास बूलियन है। हम कर सकते थे। अब अगर इसकी टाइप बतानी हो तो कैसे बताएंगे, इंटरफेस देंगे। और इंटरफेस अगर आप नहीं दे रहे तो इसको डी स्ट्रक्चर जैसे हम कर रहे थे उस तरह भी कर सकते हो। कैसे, मैंने इसको नीचे लिखा, मैंने कहा कि एक एरे आएगा, एक एरे आएगा, और एरे की ऐसी टाइप हो सकती है, ऐसे किया, डबल कोलन लगाया। ये एरे में ना, तो हम वैल्यूज भी किस में देंगे, एरे में देंगे। एरे में क्या हो सकता है, पहली वाली वैल्यू क्या हो सकती है, स्ट्रिंग,
और दूसरी क्या हो सकती है? अच्छा, इसको हटा देता हूँ। स्ट्रिंग, दूसरी क्या हो सकती है? नंबर, और तीसरी क्या हो सकती है? बूलियन। इस तरह हम इसको बता सकते हैं कि ये सारी वैल्यू ऐसी आएगी। कंसोल नहीं कर रहा ना अभी, ये कंसोल वाली है नहीं। अब आप अगर टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में चला रहे हो, उसके लिए मुझे npm करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर आया जी, Node.js तो लाजमी होना चाहिए। npm Node.js अगर आपके लैपटॉप में हो उसको इंस्टॉल करें। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आप npm नहीं कर सकेंगे। npm नोड पैकेज मैनेजर ये तब होता है जब आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे। Node.js मैंने बताया था ना आपको? नहीं बताया? मैंने यहाँ पर जो कंसोल किया था जावास्क्रिप्ट का, तो एक बार वही तो बताया था मैंने। चलो बता देता हूँ। Node.js ये जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट मतलब जावास्क्रिप्ट का एक इन्वायरमेंट है। ये क्या करता है? ये आपके जावास्क्रिप्ट को आपके CMD में भी चला देता है। सिंपल ये कहानी है। अगर टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट को चलानी हो तो आप क्या करो? Node.js को इंस्टॉल कर दो। जब Node.js होगा तो फिर नोड पैकेज मैनेजर्स भी आएंगे। पैकेजेस को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि वो Node.js के ज़रिए पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Node.js इज़ अ फ्री सोर्स रन टाइम इन्वायरमेंट। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या है? एक इन्वायरमेंट देते हैं। आप सिंपल यहाँ है वो डाउनलोड कर लें। आप गेट Node.js करें, आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर नीचे आके मैं मैक पे हूँ तो मैक में यहाँ पर आ रहा होगा विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका Node.js क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। अब कैसे इंस्टॉल हुआ वो कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पे आए, आप बोले कि Node-v, तो ये 22 वर्जन, इसका मतलब इसके अंदर Node.js। अब टाइपस्क्रिप्ट इसके अंदर डालनी है npm i माइनस करके जी कर दो। इसका मतलब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। हर जगह से फिर आप टाइपस्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो ग्लोबली, और आप लिख दे टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, मैं फोल्डर के अंदर था ना, 101 के अंदर। नहीं, आपने मेन उसमें करना है। मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं लिख देता हूँ टर्मिनल शरीफ आ जाए, उसमें अभी हम करते हैं। मैंने कहा कि npm i ग्लोबल टाइपस्क्रिप्ट। ये मैक में है ना, मैक का एरर आ रही है। डायरेक्टरी के अंदर जाओ, यूज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट पाथ के अंदर पाथ नहीं है। जब आप ये करेंगे ना मैक में, इसका पाथ नहीं मिल रहा इसको, तो ये पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है ना। हाँ, इसका पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है और इसमें ये CMD करना पड़ता है। सही है? तो आप जब करेंगे ना, आप CMD npm i g करके टाइपस्क्रिप्ट लिखे तो वो आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप करें इस तरह, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, आप करें TSC। पहले हम क्या कर रहे थे इसको, अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँ Node.js को, तो मैं करता हूँ कि node index.js, तो ये मेरा index.js चल गया। सही है? node index.js। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है, नोड नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट। अब क्या लिखेंगे? टाइपस्क्रिप्ट। और यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि index.typescript, क्योंकि ये फाइल index.typescript के नाम पे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये ZH ये मैकबुक का है, इसको मैं रेडी करके ग्लोबली करके इसको फिर दिखा देता हूँ। लेकिन यही पैटर्न है, आप इसको Node.js करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक फ़ायदे क्या होगा कि जो भी आप टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहे हो, सेम फाइल आपके जावास्क्रिप्ट का भी खुद बनाता जाएगा ये। अब इसका क्या फ़ायदा, आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे देख सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये लिखा और नीचे कंसोल करके अब आप कह रहे हो कि मैं यहाँ कंसोल देख रहा हूँ। ये टाइपस्क्रिप्ट समझता ही नहीं है, ये तो सिर्फ क्या समझता है, जावास्क्रिप्ट। तो क्या करेगा, हम ब्राउज़र पे
index.js चलाएंगे और काम किस पे करेंगे, इस पे करेंगे। अब ये दोनों कनेक्ट कैसे होंगे, इसके लिए वही पैटर्न npm i टाइपस्क्रिप्ट। जैसे ही आप tsc करोगे तो ये खुद ब खुद index.js में कोड को क्या करता जाएगा, डालता जाएगा। टाइप हम यहाँ देंगे और कोड यहाँ पर चलता जाएगा, और यहाँ पर टाइप नहीं जाएगी बल्कि सिंपल जाएगा। जैसे कि मैंने ये बनाया ना ऑब्जेक्ट, इसके इंटरफेस दे दिया, तो जावास्क्रिप्ट में इसके इंटरफेस नहीं जाएगा, सिंपल क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, और उसको हम कंसोल में देख सकते हैं। बात समझ आ गई। तो ये टाइपस्क्रिप्ट की छोटी सी कहानी है कि हम इसको टाइपस्क्रिप्ट से कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा महीने या काम जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे। आखिरी में टाइम मिला तो एक एप्लीकेशन बाकायदा टाइपस्क्रिप्ट से ही क्या कर लेंगे, देख लेंगे। एक हमारा आखिरी टॉपिक रह गया इसमें एडवांस गिटअप, वो तो हमने काम ही इतना नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, आप कुछ बच्चे, जब मैं अगला टास्क दूंगा जावास्क्रिप्ट पूरी जब ख़त्म हो जाएगी तो बच्चों की टीम बना देंगे, और उस टीम में एक प्रोजेक्ट के ऊपर सारे काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर सारे काम करेंगे। सारे काम कैसे करेंगे, आपने कोड किया, आपने किया पुश, तो वो चले जाएगा मेन पे। ये जब काम करेगा ये लेगा पुल, उससे पुल लेगा तो उसके पास आपका पूरा काम चला जाएगा। फिर उसको जब ये चेंजेस करेगा तो वो मेन में चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप एक पेज पे काम कर रहे हो, उस पेज पे ये इसने भी कर दिया, तो बीच में मसले आ जाएंगे। उस मसलों को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जब आप काम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद एडवांस गिटअप उसमें फिर कवर कर लेंगे। जी जी, सारी पुल रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और ये आखिरी में रहेगा जीसेप एनिमेशन, इसके भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और इसके अल्टरनेट हमने एक चीज़ पढ़ लिया था, वो क्या था, CSS एनिमेशंस, वो हमने पढ़ लिया था। तो ये अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब आपके लिए एक खुशखबरी ऐसी है, मैं सोच रहा था कि कुछ बच्चे जिनकी अभी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो गई और रिएक्ट के ऊपर परस्यू कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट से वीडियोस देखे पहले ही कि रिएक्ट क्या होता है, यूज स्टेट कैसे काम करता है। क्योंकि मंडे से यहाँ पर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, नीचे इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है मंडे से। उसमें क्या होगा कि आपकी इंटरव्यूज़ ली जाएगी। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो गई तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि अगर फ्रंट एंड थोड़ा सा आपको पता हो कि रिएक्ट काम कैसे करता है, अब वो हमने नहीं पढ़ा, आप घर जाके कोशिश कर ले, पढ़ ले, तो आपको इंटर्नशिप शायद के मिल जाए, हो सकते हैं। टाइमिंग सुबह से 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनका इशू होगा, वो नहीं कर सकेंगे। बाकी जिनकी यूनिवर्सिटी नहीं है, फ्री है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन हमारे पहले क्राइटेरिया क्या होता है कि सैलानी से पास आउट स्टूडेंट हो। मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कि अगर अच्छी हो आप लोग की जावास्क्रिप्ट, जैसे ये हो गए या कुछ और हो गई, आप ऐसे कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी सारे अच्छे, तो जो भी आ सकते हैं आ जाए, इंटरव्यूज़ लेंगे सर। तो अगर पास हो गए तो वेलकम, सैलरी भी मिलती है, खाना भी मिलता है अच्छा सा, और प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी होगा। सही है। तो इंशाल्लाह कल या परसों अगली क्लास, मंडे से इंशाल्लाह या फ्राइडे से हम बाकायदा रिएक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।